मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ्रक्टोज की संरचना बताने जा रहा हूं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज के यूजेज भी बताऊंगा। तो बच्चों, इनको समझने के लिए और इनके नोट्स तैयार करने के लिए आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ, और हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां बच्चों मैं आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर तीन तरह से बताऊंगा। एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो अभी तक मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। दूसरी इसकी चक्रीय संरचना बताऊंगा, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। और तीसरी साइंटिस्ट हैवर्थ ने इसकी जो स्ट्रक्चर्स दी थी वो समझाऊंगा, यानी कि हैवर्थ संरचनाएं बताऊंगा। तो वन बाय वन मैं आपको इनको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सामान्य संरचना। सामान्य संरचना, मुझे लगता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। और हाँ, ऐसे सारे स्टूडेंट जो नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ग्लूकोज का वीडियो जरूर देखें, जो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, क्योंकि वहीं से आपको इसकी ABCD सही ढंग से समझ में आएगी। तो बच्चों, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। बच्चों, आपको पता है कि इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। तो 6 कार्बन परमाणु सबसे पहले आप एक स्ट्रेट चेन में बना लीजिए। 2 3 4 5 6, जो तरीका मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद सभी को मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए। सिंगल बॉन्ड से सभी को कनेक्ट करना है। ये 1 नंबर वाला कार्बन है, अच्छा तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने हुए बच्चों? 6। ध्यान से समझना, अगर आप नए भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों मैंने कहा था कि 1 नंबर वाले कार्बन को CH2OH में कन्वर्ट करना है, CH2OH में, और 6 नंबर वाले को भी CH2OH में कन्वर्ट करना है। इसके बाद बच्चों जो 2 नंबर वाला कार्बन है उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डबल बॉन्ड O लगा देना है। इसके बाद बच्चों नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वाले कार्बन अभी बचते हैं, और इन कार्बन की 2 वैलेंसी अभी फ्री हैं। 2 वैलेंसीज अभी फ्री हैं। और बच्चों ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कार्बन की जो फ्री वैलेंसी है वो H और OH से हमें सेटिस्फाई करानी होती है। ग्लूकोज में मैंने जो तरीका बताया वही इसमें लागू होगा, यानी कि तीसरे नंबर वाले कार्बन को हम ढकेंगे। इसके बाद चौथे और 5वें नंबर वाले कार्बन में OH राइट हैंड साइड पे अटैच कराएंगे और H लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच कराएंगे। ऐसा करने के बाद हम C3 को ओपन करेंगे और उसमें H और OH रिवर्स ऑर्डर में अटैच करा देंगे, यानी कि OH लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और H राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और हमारी फ्रक्टोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगी। देखिए बच्चों, करते हैं। पहले C3 को मैंने ढका और C4 C5 में OH लगाया राइट हैंड साइड में और H लगाया लेफ्ट हैंड साइड में। C3 को ओपन करते हैं इसके बाद, और इसमें H लगाते हैं राइट हैंड साइड में और OH लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ये बन जाती है फ्रक्टोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या बन जाती है बच्चों? फ्रक्टोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर। बच्चों मोस्टली जो फ्रक्टोज होता है वो नेचर से गेन होता है, नेचर से प्राप्त होता है, और नेचुरली फ्रक्टोज बच्चों D टाइप का होता है। मैंने D और L 2 कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, और उसमें आपको समझाया था कि जो प्राकृतिक स्रोतों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं उनको D सीरीज के कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये बच्चों, ये हम इसको मान सकते हैं कि ये D फ्रक्टोज है। क्या है बच्चों? D फ्रक्टोज। ठीक, ये तो बच्चों हो गई इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब बच्चों ये नंबरिंग कर देते हैं इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब बच्चों हम आते हैं इसकी चक्रीय संरचना पर। चक्रीय संरचना हेडिंग डालेंगे बच्चों आप, या इसको बच्चों रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये हेडिंग डाल लेंगे। अब बच्चों यहीं से मैं आपको क्लियर कराता हूं कि कितनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बच्चों
हमें क्या करना है, देखिए बच्चों इस तरह से इसको पहले लिख लेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि जब आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें आपने C1 को C5 से कनेक्ट कराया था, यानी कि पहले नंबर वाले कार्बन को पांचवें नंबर वाले कार्बन से अटैच करवाया था और उसके बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड बनाया था। यहां पर बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फ्रक्टोज एल्डोज नहीं है, ये कीटोज है, और इसमें कीटो जो ग्रुप है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर उपस्थित है। इसलिए यहां पर सेकंड नंबर वाले कार्बन को हमें फिफ्थ नंबर वाले कार्बन से अटैच कराना है। जब आप ऐसा करा देंगे तो आपकी रिंग स्ट्रक्चर यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की बनके तैयार हो जाएगी। तो आइए बच्चों इसको कराते हैं। C2 को कहां हमें अटैच कराना है, C5 से, C2 को C5 से। अब बच्चों C2 की जरा पोजीशन देखो। C2 जो है, इसमें जो कार्बन है ये कीटो समूह का कार्बन है, और इसके साथ C2 के साथ में CH2OH भी अटैच है, CH2OH भी अटैच है। तो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये मैंने मान लिया ये C2 है, और इधर मैंने अटैच करा दिया CH2OH। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, एकदम आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है और O हमारा अटैच है। ये किस नंबर वाला कार्बन है बच्चों, दूसरे नंबर वाला है, और पहले नंबर वाला ये है। दोनों चीजें आपके सामने है, इसलिए किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर वाले को बनाएंगे हम, तीसरे के बाद फिर चौथा, फिर इधर पांचवा, और फिर इधर छठा, और छठा वाला क्या है, CH2OH। ठीक है, तीसरे नंबर वाले में इधर बच्चों H अटैच है और इधर OH है। चौथे नंबर वाले में इधर OH है और इधर H है। ध्यान से बच्चों बनाएंगे इसको। और अब आ रही है, अब बच्चों नंबर आता है पांचवें नंबर वाले कार्बन का, जिसको मुझे C2 से अटैच कराना है। इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में H है, राइट हैंड साइड में बच्चों OH है। OH को यहां ओपन करना है इस तरह से, ठीक है, और अपना दिमाग अब यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था ग्लूकोज में। आपको C2 को C5 से अटैच कराना है। तो इसमें कुछ चीजें आप समझिए। जो C2 है, यहाँ कीटो ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें ये पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड। तो बच्चों पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होगा, टूटेगा, और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कौन ले जाएगा, जो इन दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मक आप जानते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से बहुत अधिक होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा। इसलिए बच्चों ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक बच्चों, अब यहां देखो C5 पर क्या होगा। C5 में ये जो ऑक्सीजन है ये एक कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन से बना रहा है, एक हाइड्रोजन से बना रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ कुछ टूट फूट होती है तो यही बॉन्ड पहले टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीटली चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। इसलिए इस पर आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहां बच्चों कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड ये तो लगा ही है, तो इस वजह से ये दोनों अभी अटैच रहेंगे। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन आपका H+ के फॉर्म में अलग होगा, तो ये हमेशा वो वाला सेंटर ढूंढेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज इसको मिले। इसको नेगेटिव चार्ज केवल यहां मिल रहा है तो ये जाएगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। और हमारा ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा और इसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन हमारा किसके साथ, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा। बच्चों ये ऑक्सीजन यहाँ से कंप्लीटली हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता है, क्योंकि ये कार्बन के साथ अभी बॉन्ड बनाए हुए है। तो क्या होता है कि ये कार्बन से ऑक्सीजन अटैच रहते हुए C2 वाले कार्बन से अटैच हो जाता है। अब इतनी सारी बातें जो मैंने की इनको बना के देखते हैं। देखो ये बच्चों यहाँ
चलो इसको पहले बना लेते हैं। CH2OH ये मैंने जोड़ दिया, फिर ये है HOH है, फिर इसके बाद COH H है। फिर बच्चों आ जाओ 5वें नंबर वाले पे, ये H है और इधर CH2OH है। ये किस नंबर वाला कार्बन है? 5वें नंबर वाला, और ये दूसरे नंबर वाला। जहां चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर करनी है। हुआ क्या है बच्चों, ये वाला H+ हटा है और इसके साथ जुड़ गया, तो बच्चों यहां जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों अब क्या है, ये इस कार्बन के साथ अभी ये ऑक्सीजन अटैच है, तो बच्चों ये ऑक्सीजन अटैच ही रहेगा और इसका कनेक्शन बच्चों हो जाएगा इस कार्बन से। तो इसको ऐसे बनाएंगे बच्चों, ऐसे बनाएंगे और इस ऑक्सीजन को इन दोनों कार्बनों के बीच में बनाएंगे, यानी कि C2 और C5 के बीच में। तो इस तरह से बच्चों इसकी ये बन गई रिंग स्ट्रक्चर, ये बन गई इसकी रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड बच्चों बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसको हेमी एसिटल बॉन्ड कहते हैं। हेमी एसिटल बंध, हेमी एसिटल बंध इसको कहते हैं। तो बच्चों इससे मैंने इसको बनाया, तो आपको जो चीजें और क्लियर हो रही होंगी बच्चों, ये तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 कार्बन है इस तरह से। तो इस तरह से इसकी रिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब बच्चों इसमें पहले क्या था और अब क्या नया हुआ है, इसको समझो। ये जो हमारा C2 कार्बन था, C2 कार्बन था, यानी कि दूसरे नंबर वाला ये जो कार्बन था, ये पहले जब ये मैंने इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई तो यहां अभी ये कैसा है बच्चों, ध्यान देना, ये अभी सममित है, सममित है। ऐसा क्यों बच्चों? सममित इसलिए है क्योंकि इसकी दो संयोजकताएं केवल एक ही परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। लेकिन बच्चों जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ये जब साइक्लिक है रिंग स्ट्रक्चर बना, तो अब C2 को ध्यान से देखो, C2 की एक वैलेंसी OH से है। अगर यहां ना समझ में आए तो मैं यहां इसको बना के आपको बता देता हूं। ये आपका C2 है, एक वैलेंसी ये OH से जुड़ी है, एक वैलेंसी इधर बच्चों CH2OH से मैंने जोड़ रखी है, एक वैलेंसी नीचे ये C और ये पूरा जो बल्क ग्रुप्स का जो समूह है उससे ये जुड़ा हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। और एक वैलेंसी ये ऐसे आई है और ये हेमी एसिटिल बॉन्ड बना रही है। तो ये कार्बन अब बच्चों सममित नहीं रहा, ये हो गया असममित। इसको ऐसे लिख देते हैं, असममित। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती हैं उसको असममित कहते हैं। क्या कहते हैं? असममित। तो बच्चों ये असममित हो गया। तो अब इसके बच्चों यहां दो विन्यास पॉसिबल हैं, दो अभिविन्यास पॉसिबल हैं। एक तो बच्चों ये है, दूसरा क्या हो सकता है कि C2 के साथ OH अब जुड़ जाए लेफ्ट हैंड साइड में और CH2OH जुड़ जाए राइट हैंड साइड में। तो एक दूसरा इसका फॉर्म आ जाएगा और वो कहलाएगा इसका समावयवी। क्या कहलाएगा? समावयवी। बच्चों अभी हाँ इसका नाम जरा लिख लेते हैं। ये बच्चों है डी फ्रक्टोज। इसको बच्चों जब OH समूह C2 परमाणु पर दाईं साइड में जुड़ा होता है तो हम इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज। नाम हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बना लो, इसको मैं हटाने वाला हूं यहां से। ठीक बच्चों, इसे मैं साफ कर रहा हूं जरा। तो ये आप समझ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसको जरा इसका दूसरा हम फॉर्म यहां बनाकर देखते हैं। बच्चों ये C2 है
और इसके साथ ये देखिए जोड़ के देख लीजिए, ये C3 है, ये H है, ये OH है, और ये बच्चों फिर C4 है, ये OH है, ये H है, फिर इसके बाद ये C5 है, इधर H जोड़ा है मैंने, और नीचे है C6 CH2OH। हुआ क्या है बच्चों, ये C2 ऐसे आया है, इससे बॉन्ड निकल के ऐसे आया है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ से बॉन्ड निकल के ऐसे, इसको थोड़ा बीच में बना देते हैं बच्चों, बीच में ही बनाना ठीक रहेगा। ठीक, ऐसे ये हेमीएसिटल बॉन्ड बना है। अब बच्चों ये C2 के विन्यास में, यानी कि अभिविन्यास में क्या हो सकता है कि इधर हम जोड़ दें क्या, CH2OH, और इधर क्या जोड़ दें, OH, तो इसका अभिविन्यास बदल गया, कहां पर, C2 परमाणु पर। तो अब बच्चों इसका नाम हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। आपको अल्फा की जगह अप लगाना है बीटा। तो बच्चों ये बन गई फ्रक्टोज की 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, और 2 ही साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी बनती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। बच्चों इसमें जो भी अभी मैंने डिस्कशन किया है उसको जरा समराइज किए दे रहा हूं मैं, इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ हुआ क्या है, देखिए बच्चों, फ्रक्टोज में C5, बच्चों ये क्या है, C5 पर OH समूह तथा C1 के कीटोन, कौन सा समूह है बच्चों, कीटोन समूह के मध्य क्या हो रहा है, इसके बीच में बच्चों हेमीएसिटल बंध बन रहा है, हेमीएसिटल बंध बनता है, जिससे बच्चों क्या होता है, जिससे या जिस कारण C2 परमाणु क्या हो जाता है बच्चों, असममित को बच्चों क्या कहते हैं, कायरल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, C2 परमाणु असममित हो जाता है और 2 समावयवी यानी कि आइसोमर्स समावयवी अल्फा डी फ्रक्टोज व बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। इतनी बात बच्चों यहां पर अभी क्लियर हुई कि अल्फा डी फ्रक्टोज व बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ये समावयवी अभिविन्यास में C2 परमाणु पर क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। C2 परमाणु पर भिन्न होते हैं जब C2 परमाणु पर OH समूह दाईं ओर होता है तब
तब उसे बच्चों अल्फा डी फ्रक्टोज, और जब बच्चों क्या हो सकता है, बाईं ओर होता है, और जब बाईं ओर होता है तब उसे बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं। कुछ नहीं बच्चों, जो मैंने यहाँ किया है, जो यहाँ घटित हुआ है, वो मैंने यहाँ समराइज कर दिया। अब बच्चों इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों फ्रक्टोज की हैबर्थ स्ट्रक्चर्स आपको बताते हैं और समझाते हैं कि हैबर्थ स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे। तो नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, हैबर्थ स्ट्रक्चर्स, हैबर्थ संरचना। बच्चों जैसा साइंटिस्ट हैबर्थ ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स दी थी, वहाँ उन्होंने पायरेन कंपाउंड का यूज किया था, पायरेन श्रृंखला का यूज किया था। पायरेन श्रृंखला के आधार पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी थी, जिनको पायरेनोज संरचनाएं कहा गया। ठीक इसी तरह से यहाँ इन्होंने फ्यूरेन श्रृंखला का यूज किया और उसके आधार पर, फ्यूरेन श्रृंखला के आधार पर फ्रक्टोज की 2 अलग अलग संरचनाएं दी, जिनको फ्यूरेनोज संरचनाएं कहा जाता है। फ्यूरेनोज संरचनाएं कहा जाता है। अब बच्चों फ्यूरेन श्रृंखला को देखते हैं, फ्यूरेन श्रृंखला होती कैसी है। बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फ्यूरेन। कौन सा होता है? फ्यूरेन। फ्यूरेन को कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको देखो और समझो। ये बच्चों बन गया फ्यूरेन। क्या बन गया? फ्यूरेन। इसमें देखिए बच्चों रिंग में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। इसमें 1 ऑक्सीजन है और ये जो कॉर्नर है बच्चों, ये कार्बन के कॉर्नर हैं और 4 कार्बन है। इसका नाम बच्चों है फ्यूरेन। इसका नाम क्या है? फ्यूरेन। तो इसी श्रृंखला के आधार पर हैबर्थ ने, ये बच्चों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये है अल्फा डी फ्रक्टोज और ये क्या है बच्चों? बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। इसी श्रृंखला के आधार पर हैबर्थ ने अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाई और बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाई, जिनको हैबर्थ संरचनाएं या फ्यूरेनोज संरचनाएं कहा जाता है। जरा इनको बना के देखते हैं बच्चों कितना आसान है बनाना। देखिए इनको बच्चों थोड़ा आप इस तरह से बनाएंगे ताकि सही तरह से बन जाए। अब बच्चों ये तो हमने फ्यूरेन की चेन यहाँ एक बना ली और एक फ्यूरेन की चेन यहाँ बना लेते हैं। दोनों को एक साथ आपको बता देते हैं। ठीक, 5 सदस्यीय चेन है बच्चों, 1 2 3 4 5। बॉन्ड बना लेते हैं सभी कोनों पर। क्या बनाते हैं? बॉन्ड। इसमें भी बना लिए, इसमें भी बना लिए। दोनों को एक साथ आपको समझाते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। एक बार अगर ध्यान से समझ लिया तो। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 और यहाँ कार्बन कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5वां जो सदस्य है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों ये कार्बन है, ये इसको आप C2 मान लीजिए। C2 C3 C4 C5, C2 C3 C4 C5। ध्यान रखिए इसमें जो राइट हैंड साइड में लगा हुआ है ग्रुप या परमाणु, उसको नीचे की तरफ लगाना है, यानी कि OH H OH कहाँ लगेंगे? नीचे की तरफ। अब अगर हम इस C2 को पकड़ें और ये C2 है, ये क्या है? C2, इसको C2 मानिए। तो इसमें C2 में OH लगा है
दाईं तरफ और CH2OH लगा है बाईं तरफ। तो आपको क्या करना है, जो इसमें राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं तरफ लगा है वो इसमें आपको नीचे लगाना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लगा है उसको ऊपर लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, यही मैंने आपको ग्लूकोज में बताया था जब वहाँ पर हाइबर्थ स्ट्रक्चर आपको बताई थी। तो जो दाईं तरफ है वो नीचे लगेगा, और ये सब कहाँ तक रहेगा, C2 C3 C4 तक। जब C5 में आएंगे तो यहाँ पर एक ये क्या नाम परमाणुओं का जो समूह है ये बाहर की तरफ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लगा है उसको नीचे लगा देंगे। बहुत आसान है, पहले C2 C3 C4 को देख लीजिए। OH दाईं तरफ है, नीचे आएगा। CH2OH बाईं तरफ है, ऊपर जोड़ दो। ठीक, अब C3 पे आइए। C3 में H दाईं तरफ है, नीचे आएगा। OH बाईं तरफ है, ऊपर जाएगा। C4 में आइए। OH दाईं तरफ है, नीचे आएगा। H बाईं तरफ है, ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब C5 में आएंगे तो ये CH2OH रिंग से बाहर है, तो इसको ऊपर बनाएंगे, और इसमें जो दूसरा परमाणु जुड़ा है वो H, इसको नीचे कर देंगे। तो ये बन गई बच्चों अल्फा डी फ्रक्टोज की हाइबर्थ स्ट्रक्चर या फ्यूरेनोज संरचना। अब बच्चों इसका देखिए नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ये फ्यूरेन संरचना है, तो इसका देखो, चलो इसका नाम मैं यहां लिखे दे रहा हूं, तो अल्फा डी फ्रक्टो। अब ये देखो फ्यूरेनोज, फ्रक्टो के बाद क्या जोड़ना है, फ्यूरेनोज। अब इसको बच्चों ध्यान से देखिए, यही चीज यहां पर होगी। ऑक्सीजन पहले जुड़ा है, ये C2 कार्बन है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। C2 में CH2OH नीचे लगा है, CH2OH दाईं तरफ लगा है, इसको नीचे जोड़ दिए। बाईं तरफ जो OH लगा है उसको ऊपर ले जाइए। जो दाएं तरफ है वो नीचे, और जो बाईं तरफ है वो ऊपर जाएगा। जो दाईं तरफ नीचे, जो बाईं तरफ है वो ऊपर जाएगा, और C5 में जो बाहर है वो ऊपर, जो बाहर है वो ऊपर, जो बचा है वो नीचे। तो ये बच्चों बन गई स्ट्रक्चर किसकी, बीटा डी फ्रक्टोज की। कौन सी, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन गई। इसका नाम है बच्चों बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो आसानी से आपने हाइबर्थ स्ट्रक्चर इनकी बना ली। सारी पिक्चर आपके सामने है, कैसे आपने इससे ये बनाया, कैसे इससे ये बनाया। आप इसको बनाएंगे जरूर कॉपी में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। आपको ध्यान से इसको बनाना है, और जिस समय आप मुझसे पढ़ रहे हैं, लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करिए कि उसी समय आप कॉपी में मेरे साथ साथ बनाइए, तो आप बनाना इसको सीख जाएंगे। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में बना के देखिए, तो आप बनाना इसको आसानी से सीख जाएंगे। अब बच्चों इसमें हुआ क्या है, इसमें अगर कुछ लिखना है हमको तो लिखते हैं बच्चों। कुछ पॉइंट हैं इसमें, मैं इनको यहाँ राइट डाउन किए दे रहा हूँ, आप इसके नीचे राइट डाउन कर लीजिएगा। हाइबर्थ ने बच्चों क्या किया है, फ्यूरेन श्रृंखला के आधार पर फ्रक्टोज की दो संरचनाएं दी, जिन्हें इधर लिखे दे रहे हैं बच्चों, जिन्हें फ्यूरेनोस संरचनाएं या हाइबर्थ संरचनाएं कहा जाता है। तो अगर आ जाता है लिखने के लिए कि फ्यूरेनोज संरचनाएं क्या हैं, तो आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अब फ्यूरेन श्रृंखला क्या है, फ्यूरेन श्रृंखला 5 सदस्यीय चक्रीय
श्रृंखला है, चक्रीय श्रृंखला है जिसमें 4 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल थी, जो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दी। अब आप बच्चों इसको बना लीजिए। ठीक बच्चों, अब लास्ट में इसके यूजेस मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रक्टोज के यूजेस क्या हैं। स्ट्रक्चर यहीं से होती है समाप्त, और मैंने स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर इसकी समझ में आ गई होगी, जिससे आप एग्जाम में आपसे अब गलत ना हो। तो देखिए बच्चों, इसके यूजेस हैं, यूजेस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो यूजेस देख लो। बच्चों फ्रक्टोज के यूजेस की अगर बात करें तो बच्चों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है औषधियों के निर्माण में। चीनी के विकल्प के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और इसका उपयोग मीठी गोलियां और टाफियां बनाने में मदरक के रूप में यूज किया जाता है, और डायबिटीज़ रोगियों को भी ये दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट जरा राइट डाउन कर लेते हैं। फ्रक्टोज औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात यह है, चीनी के विकल्प के रूप में, चीनी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है, मीठी गोलियां और टाफियों के निर्माण में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों, इसका एक यूजेज और लिख लेते हैं बच्चों, यह है मधुमेह, इसको डायबिटीज बच्चों कहते हैं। डायबिटीज रोगियों को दिया जाता है, रोगियों को दिया जाता है। ठीक बच्चों, ये इसके यूजेस हैं, आप राइट डाउन इनको कर लो। एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों मेरे लेक्चर वीडियो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, वजह ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, और आपका बेसिक्स से ये क्लियर हो जाए टॉपिक। और अगर आप केमिस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज कम से कम है, तब भी आपको टॉपिक समझ में आ जाए, इस वजह से ये लेंदी हो जाते हैं। लेकिन बच्चों आप कंसंट्रेट होकर के अगर बैठेंगे लेक्चर वीडियो को देखने और कॉपी और पेन के साथ में, तो तो विश्वास मानिए बच्चों, आप तो विश्वास करिए, जैसे मेरा लेक्चर वीडियो समाप्त होगा आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे और केमिस्ट्री तैयार करेंगे, चूंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। और ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।